Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to another important CT360 series sessions in which we cover the most important GNDSI current affairs from the exam point of view. And my dear friends, I believe कि आपने हमारे पुराने CT360 series session को जरूर देखा है and you have gained a lot of important insights that we are required to cover from the exam point of view. And again, let me tell you that this session is going to be very helpful for all the aspirants who are preparing for RBI, NABARD and SEBI. और इसके अलावा अगर आप किसी और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं then also this session is going to be very helpful for your current affairs preparation. ठीक है, so guys, it's really great to start your brightest of the day with the most important current affairs from the exam point of view, and today we will be discussing the topics which are mentioned here in this particular slide, which includes one of the very important report released by the Niti Aayog, International Solar Alliance, Kisan Kavach and other important news articles that we have seen in the past 2 days of the news articles, right? So guys, let's start with the very first news article, that is the most important report. But before that, I would like to give you a very small context. So guys, we all know that right now India is one of the fastest growing countries when we talk about in the economic terms, right? So let me tell you that India is also having the target of becoming a developed nation by year 2047. And in order to become a developed nation, India is really targeting to increase the contribution of its manufacturing in the India's GDP from 17 to 25%. ठीक है, तो इंडिया बेसिकली टारगेट कर रहा है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग का, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, उसको इंक्रीज करें फ्रॉम 17 टू 25%. एंड व्हाई वी आर टेलिंग सो एंड व्हाई इट विल हेल्प इंडिया टू बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 2047? बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के अकॉर्डिंग इंडिया नीड्स टू जनरेट अराउंड 7.85 मिलियन जॉब्स by year 2030 in order to maintain its economic growth trajectory. तो जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, विच इज रियली, एज आई ऑलरेडी सेड इन द वेरी फर्स्ट फ्यू लाइंस, दैट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड. सो गाइस, इस इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करने के लिए इंडिया को इतनी जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, और इसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का. एंड इंडिया इज ऑल्सो हैविंग द टारगेट ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. बट गाइस, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, जो हमारी इस इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के टारगेट को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा ऑब्स्टेकल यहां साबित हो सकता है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स एट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन इन आवर कंट्री. बेसिकली गाइस, क्या होता है, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो यहां पर जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं, उनके एक जगह, उनके अकोमोडेशन, दैट मींस द प्लेस वेयर दे लिव, तो एक वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है, दैट पीपल आर नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली अलोंगसाइड दिस इंडस्ट्रियल एरियाज, और काफी डिस्टेंस उनको यहाँ ट्रेवल करना पड़ता है ऑन द डेली बेसिस, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम, it's not a small problem, it is really very important to maintain India's economic growth trajectory in the upcoming years. And that is why guys, we are going to discuss this particular report, which is basically launched on the similar line and to address the same problems which are being faced by these industrial workers. I hope कि आपको ये एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ समझ आया है. सो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनियन बजट 2024 के दौरान जो फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम अनाउंस किया जिसका नाम था रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेटरी टाइप अकोमोडेशन. जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेटरी टाइप अकोमोडेशन. तो बेसिकली इसको यहां लॉन्च करने की बात की गई, सो दैट वी कैन एड्रेस द नीड फॉर वर्कर्स अकोमोडेशन. और इसको हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग. गाइस, अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट फाइनेंशियली वायबल, कि उसको अकेला प्राइवेट सेक्टर जो है इसको हैंडल नहीं कर सकता, एज ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. और इसीलिए व्हाट हैपेंस इज द गवर्नमेंट intervenes in that particular project and they make those projects financially viable so that we can execute those projects properly for the benefit and welfare of the society. So that is why guys, this viability gap funding comes into the context, and it is being generally done in the public private partnership mode. So
इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी वायबिलिटी गैप फंडिंग का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा एंड इट वाज बीन प्रपोज्ड बाय द government during the budget 2024. And guys, as a result, to provide this dormitory type accommodation to these industrial workers, नीति आयोग ने एक particular concrete step लिया and what they did, they basically organized a workshop on the site adjacent factory employee accommodation, that is safe accommodation, and it was being organized by Niti Aayog. And as a result of this workshop, a working group was also been created by Niti Aayog under the chairmanship of इश्तियाक अहमद. तो इश्तियाक अहमद जो सीनियर एडवाइजर है नीति आयोग के, उनके चेयरमैनशिप के अंदर इस वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया एंड दिस वर्किंग ग्रुप हैज नाउ रिलीज इट्स रिजल्ट्स ऑफ द रिपोर्ट एंड बेसिकली जो उनके रिजल्ट्स हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, दे हैव बीन कंपाइल्ड इन अ सिंगल रिपोर्ट दैट वी विल बी कवरिंग इन द टुडेज सेशन. ठीक है, तो काफी एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. So guys, अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, the names of the report is Safe Accommodation Worker Housing for Manufacturing Growth. That is the report which has been recently released by नीति आयोग. और ये रिपोर्ट बेसिकली क्रूशियल रोल आइडेंटिफाई करती है अबाउट द accommodation of these industrial workers. ठीक है, सो इट विल बी एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन बूस्टिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, उसमें अकोमोडेशन का क्या रोल है, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट एक्सप्लोर्स. सो नाउ गाइस, why exactly the safe is really important? ये जो safe accommodation है, ये क्यों important है? So guys, basically क्या होता है कि poor housing conditions की वजह से जो attrition rate है among the industrial workers, it really becomes high. इससे क्या होता है guys, मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हैं and when you come back to your home, but the place where you are living, you are not at all comfortable there. So इससे क्या होगा, you will not be having good sleep, you will not be having the proper energy to go to work next day, right? And what will happen? It will lead to reduced productivity. और इससे क्या होता है, वर्कफोर्स की इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है एंड दैट इज द रीजन दैट सेफ अकोमोडेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा बेसिकली इससे क्या होता है कि जो माइग्रेशन है वर्कर्स का, लाइक मान लीजिए कि अभी कोई वर्कर बिहार से महाराष्ट्र जाता है टू डू द जॉब एंड that particular person is finding out such kind of facilities there and he is not able to work there, तो उससे क्या होगा, he will go back to the Bihar, right? So basically I'm just giving you the example to make you understand the report in a very more comprehensive manner. So basically that's how it restricts the migration of the workers, और particularly जो ये problem है, it is being faced by women so many times and hence it limits the sector's growth potential. So guys, that is why this safe accommodation is really very important. और इससे क्या हम कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू एनहांस वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन. अगर हम सेफ अकोमोडेशन को ले आते हैं लाइन के अंदर, we aligned it, so what will happen, it will enhance workforce productivity and retention. Global investments हम यहाँ से ला पाएंगे, ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ अलाइन कर पाएंगे. एक विन विन सिनेरियो रहेगा जहां पर वर्कर्स को भी बेनिफिट होगा, कंपनीज को भी यहाँ बेनिफिट होगा. क्यों, वर्कर्स को कैसे होगा, दे आर हैविंग द इंप्रूव्ड लिविंग कंडीशंस. कंपनीज को कैसे होगा, एक स्टेबल वर्कफोर्स होगी, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी, तो उससे रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे. एंड द गवर्नमेंट विल ऑल्सो अचीव सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है एक अर्बन डेवलपमेंट का, एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट विल बी एबल टू अचीव दैट पार्ट एज वेल. सो नाउ गाइस, exactly what are the different challenges that we face? आखिर क्यों ये challenges face करने पड़ते हैं workers को in their accommodation? The first thing is the restrictive zoning laws. So basically जहां पर industrial setups होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो आसपास का एरिया है गाइस, जैसे कि इंडस्ट्री जो है हमारे कमर्शियल स्पेसेस रहते हैं, राइट? तो अगर वहां पर हम रेजिडेंशियल हाउसिंग बनाए इन वर्कर्स के लिए, तो उससे क्या होगा, एज दीज आर द कमर्शियल स्पेसेस, सो देयर द प्रॉपर्टी रेट्स, द टैक्सेस आर क्वाइट हायर देयर, ऑल द अमेनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग इज एट अ हायर प्राइस. सो इससे क्या होगा, जो रेजिडेंशियल हाउसिंग अगर हम यहाँ पर इन एरियाज में बनाएंगे, तो इनके जो रेट्स हैं वो भी हाई होंगे, उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होंगे, ऐसे डॉर्मेटरी हॉस्टल्स की. तो दैट इज वाई जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, दे आर नॉट हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी कि वो ये हाई अपफ्रंट कॉस्ट को यहां पर निकाल सके. ठीक है, सो बेसिकली देयर सैलरीज आर नॉट दैट मच हाई कि वो यहां पर इन एक्सपेंसेस को
ले पाए, उसके अलावा ऑपरेटिंग को जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ इनको सेटअप नहीं कर पाते। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन द कंजर्वेटिव बिल्डिंग बाय लॉज, तो यहाँ पर क्या रहता है कि हम जब भी कोई इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं तो हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं। तो ऐसे रेजिडेंशियल हाउसेस और कॉम्प्लेक्सेस और हॉस्टल्स बनाने के लिए भी वी विल बी हैविंग such kind of laws. So all of them are collectively becoming an obstacle for these industrial worker accommodations. Apart from that, I have already told you about the high operating costs as well. फिर financial viable नहीं होते हैं ये particular projects. So these are the challenges which are being faced by these particular sector. राइट तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अकोमोडेशन में ये सभी चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं। तो इस रिपोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाले दैट हाउ एग्जैक्टली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ द सेफ अकोमोडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो कैसे हम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने दो तरीके के सॉल्यूशंस निकाले हैं, एक तो फाइनेंशियल और एक है रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस। फर्स्ट वन इज द रेगुलेटरी रिकमेंडेशन दैट वी विल बी डिस्कसिंग। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम रिक्लासिफाई करें वर्कर अकोमोडेशंस को, जो हमारे सेफ अकोमोडेशंस रहेंगे उनको हम डिस्टिंक्टली कैटेगराइज करेंगे एज अ रेजिडेंशियल हाउसिंग। क्यों, उससे क्या होगा, जो हमारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स है वो कम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रेट कम रहेगा, वाटर टैरिफ्स हमारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले लगेंगे, तो इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट्स यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जीएसटी एग्जाम्पशंस, जो अकोमोडेशंस के लिए जीएसटी एग्जाम्पशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। देन वी कैन स्ट्रीमलाइन द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, हम इंक्लूड कर सकते हैं। सी जब भी हम ऐसा कोई नई चीज सेटअप करना चाहते हैं लाइक स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल शेड्स, तो वहां पर हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो हम अपने सेफ अकोमोडेशंस को भी इसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर अगर लेके आए तो उससे क्या होगा, बेसिकली दीज प्राइवेट प्लेयर्स इन consultation and with the support of the government of India, they can set up such kind of hostels into this particular industrial areas, right? Then we can promote gender inclusive policies. हम ऐसे accommodations को set up करें which is suitable for both male and the female workers, addressing their specific safety and their welfare needs. After that, we must be having flexible zoning laws, ठीक है। so we can allow mixed use developments near industrial hubs, facilitating worker housing close to the workplaces. तो जो हमारे वर्क प्लेसेज, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके आसपास ही हम उनके घर यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होगी इंडस्ट्रियल हब्स के अराउंड, इससे वहां पर और मार्केट्स भी जनरेट हो सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं, और साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम है हमारी अबाउट द सेफ अकोमोडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दैट विल आल्सो बी रिजॉल्व्ड। सो दिस इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन, दैट इज द रेगुलेटरी रिकमेंडेशन। आई होप कि ये सारी डिटेल्स आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस की तरफ। तो अभी हमने बात की वायबिलिटी गैप फंडिंग की, तो यहां पर गवर्नमेंट व्हाट विल बी डूइंग, दे विल बी प्रोवाइडिंग अप टू 30 to 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए 30 to 40 प्रोजेक्ट कॉस्ट यहां गवर्नमेंट यहां प्रोवाइड कर सकती है। जहां पर 20% कॉस्ट रहेगी आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से और 10% रहेगी आपकी स्पॉन्सरिंग नोडल मिनिस्ट्री से, ठीक है। इसके अलावा हम अपने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को एज ए एलिजिबल सेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं इन द वीजीएफ स्कीम। तो टुगेदर इट इज गोइंग टू basically push these private players along with the government in order to create such kind of safe accommodation for the industrial workers. इसके अलावा guys एक implement हम transparent bidding process implement कर सकते हैं to determine the viability gap funding support. After that, we can leverage this viability gap funding to upgrade brownfield worker accommodations. We can enhance their safety, capacity and utility, and that's how we will be able to generate this safe accommodation environment for these industrial workers, which is in together going to impact the and also help the whole country to maintain its economic growth trajectory that we are aiming, and we are having the target of becoming the developed nation by year 2047. So collectively together this particular steps are going to help us in this particular area. I hope this point is also clear to all of you guys. So I hope कि ये जो रिपोर्ट है आप सभी को काफी ज्यादा क्लियर है, and this is all that we are required to cover from this report. तो यहाँ पर ज्यादा डेटा नहीं है, बस 30-40% वाला जो पॉइंट है, 20% डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से रहेगा, 10% स्पॉन्सरिंग नोडल मिनिस्ट्री से रहेगा. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कवर है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम रिक्लासिफाई कर सकते हैं वर्कर अकोमोडेशंस को, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई होप दिस रिपोर्ट इज वेरी मच क्लियर. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ, एंड दैट इज ऑन द मोल्दोवा, विच इज रिसेंटली साइंड द इंटरनेशनल
सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, और इस साइनिंग के साथ मोल्दोवा ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है दैट व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोल्दोवा, प्लीज मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा गाइस लेट मी टेल यू दैट in the month of November 2024, Armenia became the full member of the International Solar Alliance and it was the 104th full member। ठीक है, तो 104th full member ISA का कौन सी कंट्री है? आर्मीनिया है। दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद 120 मेंबर एंड सिग्नेटरी कंट्रीज। ठीक है, और ये बेसिकली प्रमोट करती है द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड टू बेसिकली or transition from non to basically from non-renewable to the renewable sources of energy, and it improves energy access and security worldwide, promoting solar power as a sustainable transition। And guys, अगर हम बात करें इसके establishment की, तो basically it was established with the signing and ratification of ISA framework agreement by 15 countries। और इसका headquarter कहाँ पर है? It is headquartered in India। So this is something that we definitely should remember from the exam point of view। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्च की, तो इस आईएसए को कंसेप्चुअलाइज किया था इंडिया और फ्रांस ने एक साथ ऑन द साइडलाइंस ऑफ 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लेट मी टेल यू कि हमने इसको नवंबर मंथ में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, एंड दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट part। Why? Because it is one of that international organization which is headquartered in India। और इंडिया में कहाँ headquartered है? It is headquartered in गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, सो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप अपने एंड से इसको कवर कीजिएगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो बेसिकली एक टूवर्ड्स 1000 करके स्ट्रेटेजी है विच वी वांट टू अचीव बाय 2030 अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाउ गाइस लेट मी टेल यू दैट रिसेंटली एक एनुअल असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जहां पर इंडिया और फ्रांस ने रिटेन किया अपनी प्रेसिडेंसी और को प्रेसिडेंसी को फ्रॉम 2024 टू 2026। एंड ड्यूरिंग दैट पार्ट इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट द डायरेक्टर जनरल, the new director general of the ISA was also announced, and the person who was earlier serving was Dr. Ajay Mathur, and he will be replaced by Ashish Khanna, who has been selected as the third director general of International Solar अलायंस। आई होप कि ये सारी डिटेल्स आपको क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा। दिस पार्ट इज बेसिकली फ्रॉम द नवंबर 2024, राइट। इट इज नॉट फ्रॉम दिसंबर, इट इज फ्रॉम द नवंबर। तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी दिया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है आज के सेशन के अंदर। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट किसान कवच। जैसा कि नाम से ही इट इंडिकेट्स, किसान कवच एक कवच है जो किसान के लिए यहाँ लॉन्च किया गया है। और ये कवच क्या है? बेसिकली इट इज अ एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट जिसका नाम रखा है किसान कवच। इसको डेवलप किया ब्रिक इंस्टेम ने, जो कि बैंगलोर के अंदर लोकेटेड है। और किसके साथ इसको डेवलप किया है? विद द सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। नाउ गाइस जो कि कवच है, कवच इज ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट समथिंग। सो लेट मी टेल यू दैट दिस कवच विल बी प्रोटेक्टिंग द farmers from the harmful effects of pesticide exposure। अब किस pesticide exposure से क्या हो सकता है? It can cause the vision loss for the farmers, it can cause the breathing disorders, neurological disorders among the farmers, and to protect the farmer community of our country, that is why government of India has come up with such kind of initiative, that is Kisan Kavach, and this will be employing advanced fabric technology which will be deactivating the harmful pesticides upon the contact of these pesticides, and that's how we will be able to save our फार्मर्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसान कवच याद रखिए, किसने डेवलप किया याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो रिसेंटली गाइस डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक एमओयू साइन किया है विद द एचडीएफसी बैंक। सो गाइस क्योंकि डीपीआईआईटी बेसिकली स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो दैट इज वाई अब इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ एक एमओयू साइन अप किया सो दैट हम अपने स्टार्टअप्स को एम्पावर कर सकें। कैसे एम्पावर करेंगे? हमारे स्टार्टअप्स की काफी सारी नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल उनकी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स, तो उसको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दिस MOU has been signed by DPIIT along with the HDFC Bank so that this bank can provide them world class banking and financial services। इससे क्या होगा? हम अपने ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट कर पाएंगे इन आवर कंट्री। और ये and how we will be able to do that by providing them the customized products। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको
उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके वी कैन डेफिनेटली fulfill their requirements related to the banking and financial services, and that's how we can boost the overall startup ecosystem in our country, which will also include sharing, knowledge sharing, mentorship, capacity building programs for these startups. Now इसके अलावा let me tell you that, kindly ignore this particular part, let me tell you that along with this MOU, for boosting the startups, another MOU has been signed by DPIIT, and this MOU was been signed with Tally Solutions Private Limited, जो एक business management software system है. तो Tally Solutions Private Limited, आप सभी ने Tally का नाम जरूर सुना होगा. So guys, basically to introduce comprehensive and module based workshop series and to address the critical challenges which are faced by startups अपनी इस जर्नी में जो critical challenges फेस कर रहे हैं आज के टाइम पर, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए ये MOU साइन किया है DPIIT ने Tally के साथ. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, compliance, marketing, digitization and various other important services will be provided to the Indian startups by the Tally Solutions Private Limited under this MOU with the DPIIT. So I hope this point is also clear to all of you. Moving to the next news article, guys, that is the first ever Ganges River dolphin tagging in Assam. अगर हम बात करें guys, Ganges River dolphin, it is also the national aquatic animal of India, right? So let me tell you कि not just India's first, but for this species the first ever tagging has been done, and this was been conducted in Assam, and this was conducted under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. और इसको implement किसने किया था? So this was implemented by Wildlife Institute of India. ये जो tagging का काम था, ये कौन सी organizations ने मिलकर किया है? It has been done by Wildlife Institute of India with the Assam Forest Department, Aranyak, and with the funding from the National Campa Authority. Let me tell you guys कि जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change है, इन्होंने National Campa Authority को एक्स्ट्रा फंडिंग देकर एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च किया है in the history, so that we can work and create an action plan for the conservation of these Ganges River dolphin. And let me tell you that 90% of the total population of these dolphins are residing in India only, and that is why it is also the national aquatic animal of our country. So guys, this is the very first time that tagging has been done for this species, and ये कैसे help करेगा, ये understand करने में हमें help करेगा about this seasonal और migratory pattern के जो dolphins हैं, इनको हम satellite के through tag करेंगे, satellite के through locate करेंगे, और इनका जो migratory pattern है, किस टाइम पर वो कैसे हैबिटेशन को चूज करती हैं, तो ये सारी ही चीजों को हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टैगिंग प्रोग्राम ऑफ डॉल्फिन्स, राइट? सो दिस इज ऑल विच वी रिक्वायर टू कवर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहां पर हमें याद रखना है इस एनिमल का नाम, साथ ही साथ किसके अंडर हुआ, किसने किया है, और दिस इज द फर्स्ट एवर गैंजेस रिवर डॉल्फिन विच हैज बीन डन. Moving to the next news article, that is basically related to the loan agreement which has been signed between Government of India. So Government of India ने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है $42 मिलियन का along with the Asian Development Bank. तो Asian Development Bank के रिसेंटली प्रेसिडेंट चेंज हुए थे. Who is the new president of Asian Development Bank? Do let me know in the comment section. So to provide coastal and river bank protection. So guys, coastal erosion हो जाता है, तो कभी कभी बहुत तेज लहरें आती हैं हमारे कोस्टल रीजन्स में, विच ऑल्सो डैमेजेस द प्रॉपर्टी. सो बेसिकली हम कैसे अपनी कम्युनिटीज का जो कॉन्फिडेंस है, उनका रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू बूस्ट दैट कम्युनिटी रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस, दिस लोन अग्रीमेंट हैज बीन साइंड between the Government of India and the Asian Development Bank, and this will increase the resilience of local communities as well as the natural ecosystems in the state of Maharashtra. और ये हम कैसे करेंगे? Under this we will be encouraging the participation of women, youth and vulnerable groups, कि हम coastal zone को manage जो करते हैं उनको कैसे manage कर सकते हैं, so that we can enhance, हम उनकी ability को और enhance कर सकें, so that they can prepare and respond effectively to the disaster. अगर कभी भी कोई भी disaster आता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम यहां पर अपनी कम्युनिटीज को प्रिपेयर रखें, सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टफ टाइम्स. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड. सो आई होप दिस न्यूज आर्टिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ. नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. सो गाइस, इस पर्टिकुलर नेशनल म्यूजियम को सेटअप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ एक पार्टनरशिप की है. अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल बी यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट. अगर हम बात करेंगे इस फ्रांस की, तो फ्रांस को
म्यूजियम का एक्सपर्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं लोवर म्यूजियम विच इज लोकेटेड इन द फ्रांस, कितना ब्यूटीफुल म्यूजियम है और जिस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो वी वांट टू सेट अप सच काइंड ऑफ म्यूजियम इन द आवर कंट्री एज वेल, जिसका नाम गवर्नमेंट ने रखा है युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक इंटीग्रल पार्ट है सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, और इस म्यूजियम को न्यू दिल्ली के अंदर सेटअप किया जाएगा once again, which will also be showcasing the heritage of our nation. So guys, this is additional point that I have already told to you in this particular slide. Let's move on to the next news article, and the next news article is about the world record for mass Varman therapy. So guys, recently National Institute of Siddh ने एक Guinness World Record बनाया है for providing Varman therapy to 567 individuals. तो एक साथ 567 individuals को वर्मन थेरेपी यहाँ पर प्रोवाइड की गई। तो ये एक ट्रेडिशनल हीलिंग मोडालिटी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ अगेंस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस एंड द पेन्स. So it is basically renowned for its ability to provide rapid relief for musculoskeletal pain, injuries and neurological disorders. तो इन सभी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो थेरेपी सेशन था इसको चेन्नई के अंदर कंडक्ट किया गया था, and that's how we were able to create a Guinness Book of World Record with this particular part. Moving to the next news article, that is on the Goa Liberation Day, guys. So we celebrate this day every year on 19th of December, and we mark the freedom of Goa and commemorate the freedom of Goa from the Portuguese rule in 1961. 1961 के अंदर पोर्तुगीज रूल से हमने यहाँ फ्रीडम दिलाई थी गोवा को, और 451 ईयर्स लंबा ये रूल था, इसको एंड किया था, एंड दैट्स हाउ गोवा, Daman and Diu basically got the freedom from the Portuguese rule, and that's why on this day we commemorate the bravery and determination of our great women and men who participated in this particular part. After that we are having the Good Governance Week 2024. So guys, Good Governance Week इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा from 19 to 24th of December 2024, और इस वीक के दौरान एक कैंपेन चलाया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट. द नेम ऑफ द कैंपेन इज प्रशासन गांव की ओर. प्रशासन गांव की ओर कैंपेन में क्या होगा, हम इस कैंपेन को इंडिया के सभी स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर चलाएंगे, और दिस कैंपेन इज गोइंग टू फोकस ऑन रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस. जो पब्लिक हैं ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड यूटीज, उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको यहां पर सुना जाएगा, उससे रिड्रेस किया जाएगा, और साथ ही साथ जो सर्विस डिलीवरी है फ्रॉम द गवर्नमेंट उसको यहां इंप्रूव किया जाएगा. तो इसके लिए 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर इस कैंपेन को चलाया जाएगा. लेट मी टेल यू गाइस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट गुड गवर्नेंस वीक के बाद, लाइक इट विल बी एंडिंग ऑन 24th of December, on 25th December we celebrate the Good Governance Day, that we celebrate to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister of India Shri Atal Bihari Vajpayee जी. ठीक है जी. सो आई होप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आप सभी याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. सो दैट वाज ऑल द कंटेंट पार्ट, बट आई ऑलवेज टेल यू कि सिर्फ और सिर्फ इनको रीड आउट करना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑन द सेम. तो पहला क्वेश्चन आपका आज की सेशन का आपकी स्क्रीन पर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द राइट आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर प्रोवाइडिंग वर्मम थेरेपी. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट? इट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध. So option B is the right answer. Next question, in December 2024, Dash has partnered with the France Museum Development to develop Dash as a world-class cultural institution in New Delhi. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस मिनिस्ट्री ने ये MOU साइन किया है, पार्टनरशिप किया है, और क्या बनाया जाएगा. सो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विच हैज साइंड दिस MOU टू डेवलप युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, एंड दैट्स व्हाई अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Moving to the next question. Next question is about the किसान कवच. तो आपके सामने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट, इसको डेवलप किसने किया? इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिक इंस्टेम बैंगलोर in collaboration with the CPO Health Private Limited. Or what is the aim? The aim of this particular kavach is to protect farmers by neutralizing harmful pesticides upon contact using advanced fabric technology. Absolutely right. Third statement is it is designed specifically for export markets and not available for the Indian farmers. Let me tell you guys, ये Indian farmers को सबसे पहले हम अपने घर के अंदर जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हम सेफ्टी की बात चाहते हैं. So basically that's how Indian farmers are the foremost priority of this project.
and that's why this statement is incorrect. So right answer is option A, that is both 1 and 2 are absolutely right. So I hope कि आप सभी इन questions का answer successfully दे पाए हैं. In case you are not able to answer these questions, guys, I am having a homework question for you. तो आप इस session को pause कीजिए and do try to answer this question which is on the safe accommodation report which has been launched recently by the Niti Aayog, and try to answer this question. You have to identify the correct statements with respect to this report. ठीक है, और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा दैट पर्सन विल बी द स्टार परफॉर्मर ऑफ आवर टुडेज सेशन. अगर हम बात करते हैं लास्ट सेशन की, तो लास्ट सेशन हमने आप से कुंभ सहायक चैटबॉट के ऊपर एक क्वेश्चन किया था और आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट हैं, बट देयर वाज सम एरर इन द क्वेश्चन. सो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना था यहां पर कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द ई ऑप्शन वाज नॉट देयर. लेट मी टेल यू हियर ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर. दैट इज सभी none of the above is the right answer, as all these statements are correct with respect to कुंभ सहायक chatbot. अगर हम बात करें अपने स्टार परफॉर्मर्स की, so these are the people who are the star performers, which includes Gururaj, Verma, Manish, Kashish, NYF, Kinpachi, then Sangeeta, Divya, Ankit, Vaishnavi, Sabyam, Karan Tiwari. So all these people are the star performers and well done guys. I'm really proud of you. And make sure कीजिए कि आप ऐसे ही questions का आंसर comment section के अंदर देते रहिए, and that shows that yes, you are in the exactly in the right direction for preparing these current affairs, and you are also able to understand these current affairs from the exam point of view. And guys, if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe to it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. और साथ ही साथ अगर आप इस सेशन की PDF का एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. So guys, that was all from the today's session, and I hope कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा. And do make sure that you are answering the homework question in the comment section, and if you are having some queries, you can definitely mention your doubts in the comment section. और साथ ही साथ आप हमें email भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर, and you can call us at 8146207241. So guys, now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.